कल्पना कीजिए, आपने अपने गार्डन में एक सेब का पौधा लगाया है और अब आप 5 साल बाद भविष्य में उसी पौधे को एक विकसित पेड़ की शक्ल में देखना चाहते हैं। तो यहाँ भविष्य में यात्रा करने के लिए आपको 5 साल में होने वाली वो सारी जानकारियाँ पहले से पता करनी होंगी जो उस पौधे को 5 साल में एक परिपूर्ण पेड़ की शक्ल देगी। अब मान लीजिए 5 साल से पहले ही वो भूकंप की वजह से पेड़ गिर जाए या अगर वो पनप ही ना पाए तो यहाँ एक सवाल उठता है कि आप कैसे जानेंगे कि कौन सी घटनाएं आपके पौधे को भविष्य में प्रभावित करेंगी, जो कि उस समय मौजूद भी नहीं थी जब आपने वो पौधा रोपा था। समय का कोई भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल नहीं होता। जो भी हम देख रहे हैं उसे हम अपनी समय की रफ्तार के समतुल्यता में ही देख रहे हैं, ना कि उस चीज की असली समय की रफ्तार पर। हर परिणाम की एक निश्चित परंतु भिन्न भिन्न रफ्तार है। किसी भी परिणाम जीवित या मृत की एक निश्चित रफ्तार तब बनती है जब एक इंफॉर्मेशन या जानकारी किसी विश्लेषणकर्ता जैसे कि आप के साथ टाइम सर्कल में सफर करके एक दूसरी इंफॉर्मेशन से समायोजन करके किसी परिणाम को जन्म देती है और अपनी ऊर्जा के मुताबिक समय में अपनी एक रफ्तार निश्चित करती है। तो एक विश्लेषणकर्ता किसी परिणाम या घटना को होता हुआ तभी देख पा रहा है क्योंकि वो खुद और वो इन्फॉर्मेशन जो कि किसी परिणाम या घटना को जन्म दे रही है एक साथ टाइम सर्कल में सफर कर रहे होते हैं। समय में आगे बढ़कर इन्फॉर्मेशन इवेंट्स या घटनाओं को जन्म देती हैं, जैसे कि एक निश्चित मौसम में सेब के पेड़ का फल देना, जिसे इवेंट इफेक्ट या घटना के परिणाम के नाम से जाना जाता है। एक संपूर्ण इवेंट इफेक्ट तब बनता है जब किसी परिणाम की इन्फॉर्मेशन अपने सेल्स की ऊर्जा के समकक्ष ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को होने वाले इवेंट से पृथक कर सके। जैसे कि सेब का पेड़ का अपने टाइम सर्कल में होने वाले इवेंट से उस ऊर्जा को पृथक करके उस ऊर्जा को अपनी इन्फॉर्मेशन की काबिलियत के अनुसार सेब के फल में परिवर्तित करना। परंतु यह जरूरी नहीं कि हर इवेंट इच्छित फल के लिए ही ऊर्जा का उत्सर्जन करे। ऐसे इवेंट्स को उस परिणाम के लिए इवेंट फेलियर कहेंगे जिनकी ऊर्जा किसी इच्छित फल को न देकर दूसरे ही परिणाम को जन्म दे, जैसे भूकंप की वजह से उस पेड़ का गिर जाना। तो ऐसे कई इवेंट का साक्षी बनने के लिए उन घटनाओं को जन्म दे रही इंफॉर्मेशन के साथ साथ विश्लेषणकर्ता को भी समय में सफर करना होगा, ताकि जब वह घटनाएं हों तो विश्लेषणकर्ता की ऊर्जा की तीव्रता उस इवेंट की तीव्रता से मिल सके जिसे वह होता हुआ देखना चाहता है। खुद को अचल रखकर कोई भी विश्लेषणकर्ता उन इवेंट्स को नहीं देख सकता जो कि समय में उससे कहीं कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हों। तो खुद को अचल रखकर या लाइट की स्पीड से ट्रेवल करके भी एक टाइम सर्कल में टाइम ट्रेवल कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि ऐसी रफ्तार पर समय आपकी इंफॉर्मेशन की समय की रफ्तार को बढ़ाकर आपको किसी अन्य परिणाम जो कि एक नॉर्मल स्पीड पर ट्रेवल कर रहा है के बराबर ही रखेगा और फलस्वरूप आप और दूसरा परिणाम एक समान ही दूरी तय करेंगे। इस विषय के बारे में और जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। पर क्या इसका मतलब हम कभी भविष्य नहीं देख पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। हम भविष्य देख सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें दो सेल्स के बीच हो रहे संचारों को समझने के काबिल होना होगा। जैसा कि हम जानते ही हैं, हमारी सहायक ऊर्जा या पाथ इंफॉर्मेशन इंडेक्स सफर करते समय आसपास मौजूद सेल्स और परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठा करती रहती है, जिससे आगे आने वाली घटनाओं व परिणामों के बारे में पहले से जानकारी मिल सके। इन्हीं संचारों की वजह से हमें सपने आते हैं। इस विषय के बारे में और जानने के लिए हमारे मीनिंग ऑफ ड्रीम्स वीडियो को जरूर देखें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ऐसे संचार आपके आसपास मौजूद हर परिणाम करता है, किंतु हमारी एक संपूर्ण परिणाम देखने की ही काबिलियत की वजह से हम इन संचारों को वास्तविक रूप में नहीं देख सकते। किंतु एक पल के लिए जरा सोचिए, अगर हम ऐसा कर सकते तो हम आने वाली घटनाओं को पहले से देख सकते और शायद उनके लिए प्रिपेयर भी हो सकते। परंतु ऐसा करने से समय का सारा संतुलन ही बिगड़ जाता। किसी भी परिणाम की सहायक ऊर्जा उन्हीं सेल्स का विश्लेषण कर सकती है जो या तो उसकी रफ्तार पर हो या उससे कम रफ्तार पर गतिमान हो। परंतु अगर कोई सेल इंफॉर्मेशन या कोई परिणाम की ऊर्जा उच्च तीव्रता लिए किसी ऐसे टाइम सर्कल में गतिमान हो जिसकी रफ्तार विश्लेषणकर्ता की समय की रफ्तार से कम या ज्यादा हो, तो वो सेल, इंफॉर्मेशन और परिणाम विश्लेषणकर्ता के लिए अदृश्य ही रहेंगे, चाहे वो एक दूसरे के कितने ही करीब क्यों ना हो।
पर ज़रा सोचिए, अगर हम अपनी इन्फॉर्मेशन की समय की रफ्तार को ही बदल पाएँ तो? हम यहाँ सिर्फ भविष्य देखने की ही बात नहीं कर रहे, परंतु उन चीज़ों को भी देखने के योग्य होने की बात कर रहे हैं जिन्हें हम अपनी रफ्तार पर नहीं देख पाते। और ऐसा मुमकिन होगा अपनी इन्फॉर्मेशन के जटिल समीकरणों को या सीधी भाषा में उसकी रफ्तार को बदलकर। ऐसा करने पर आप और हम ऐसे परिणामों को देख पाएंगे जो कि हमारी रफ्तार पर अस्तित्व में ही मौजूद नहीं है। ऐसा करना टाइम जोन स्विचिंग कहलाता है। इसे समझने के लिए एक घड़ी की 12 संख्याओं यानी कि हर एक घंटे को एक टाइम जोन मानिए और हर घंटे के 60 मिनट उसके अलग अलग टाइम सर्कल मान लीजिए। अब क्योंकि हर एक टाइम सर्कल यानी कि एक मिनट अपने एक निश्चित टाइम जोन यानी किसी घंटे को प्रदर्शित कर रही है, तो मुमकिन है एक ही टाइम जोन के अधीन रहकर हर एक मिनट कुछ भिन्नता के साथ साथ कुछ समानताएं भी रखती हो। और इसी प्रकार हर एक टाइम जोन कुछ भिन्नताओं के साथ साथ कुछ समानताएं रखते हों। इन भिन्नताओं और समानताओं का संबंध उनकी ऊर्जा क्षेत्रों की तीव्रता में आए बदलावों से है। और इसका कारण है एक ही ऊर्जा स्रोत से अलग अलग टाइम जोन और उनके भिन्न भिन्न टाइम सर्कल का बनना, जिसे पेरेंट एनर्जी कहते हैं। इस विषय के बारे में और जानने के लिए हमारे बिग बैंग के वीडियो को देखिए, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब कल्पना कीजिए 1 बजे कुछ सेल्स दूसरे सेल से जुड़े और इन्फॉर्मेशन का निर्माण किया। ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशनों ने दूसरी इन्फॉर्मेशन से जुड़कर एक परिणाम को जन्म दिया, जैसे कि पानी, पेड़ पौधे और अंत में जीवन। इन सभी परिणामों ने अपनी एक निश्चित रफ्तार हासिल की जिस पर कि वे सफ़र कर सकें और इसी रफ्तार पर या कम रफ्तार पर सफ़र कर रहे किसी अन्य परिणाम को देख सके या महसूस कर सके। और ये मुमकिन हो पाता है 2 अलग अलग टाइम सर्कल में सफ़र कर रहे सेल या पूरी इन्फॉर्मेशन की एक जैसी ऊर्जा का होना, जिसे कॉमन एट्रीब्यूट कहते हैं। इन कॉमन एट्रीब्यूट्स की वजह से ही 2 अलग अलग परिणाम एक जैसे सेल या पूरी इन्फॉर्मेशन जिनकी एक समान ऊर्जा हो के इर्द गिर्द एक दूसरे का विश्लेषण कर पाते हैं, फिर भले ही वो सेल या इन्फॉर्मेशन किसी अन्य टाइम सर्कल में ही सफ़र क्यों ना कर रहे हो। और अगर एक भी कॉमन एट्रीब्यूट्स ना हो तो वो परिणाम दूसरे परिणाम के लिए अदृश्य ही रहेगा, जैसे कि धूल, पहाड़, रोशनी। हम ये सारी चीज़ें ब्रह्मांड में देख सकते हैं क्योंकि ये परिणाम भी पृथ्वी पर मौजूद ऐसे ही परिणामों के साथ सफ़र कर रहे हैं जिन्हें हम अपनी रफ्तार पर देख सकते हैं, परंतु अन्य ग्रहों पर जीवन को नहीं, क्योंकि हो सकता है वहाँ जीवन किसी अन्य टाइम जोन में विकसित हुआ हो या ऐसे टाइम सर्कल में विकसित हुआ हो जिससे हमारा कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट ना मिलता हो। तो अगर कोई परिणाम मान लीजिए 12 बजे या टाइम जोन में विकसित हुआ हो या कोई दूसरा परिणाम 2 बजे वाले टाइम जोन में, तो दोनों ही परिणाम हमारे लिए अदृश्य ही रहेंगे, क्योंकि दोनों ही परिणाम हमारी रफ्तार से 1 घंटे पीछे और दूसरा 1 घंटे आगे ही रहेगा। ये समय का अंतर 1 घंटे का हो या 1 सेकंड का, हर परिणाम उसी रफ्तार पर रहेगा जो उसने अपने लिए विकसित किया है, चाहे आप किसी भी रफ्तार से आगे क्यों ना बढ़ें। ऐसे कई परिणामों को देखने के लिए हमें अपनी रफ्तार न बढ़ाकर अपनी समय की रफ्तार को बदलना होगा। और ऐसा मुमकिन होगा ऐसे सेल्स को अपनी प्राइमरी इंफॉर्मेशन में कनेक्ट करना जो हमारी रफ्तार को किसी अन्य तेज़ रफ्तार पर सफ़र कर रहे सेल को देखने के काबिल बनाए, और तब तक बढ़ाते रहें जब तक कि हमारी रफ्तार किसी अन्य टाइम सर्कल या टाइम जोन में सफ़र कर रहे किसी परिणाम को देखने योग्य रफ्तार पर ना पहुंच जाए, या किसी ऐसे मीडियम या एक ऐसे साधन की मदद से जो कि हमारी समय को देखने की रफ्तार को बदल पाए, जिससे कि 2 अलग अलग रफ्तार पर सफ़र कर रहे सेल और इन्फॉर्मेशन के बीच एक सेतु बनाया जा सके। अगर हम अपनी समय की रफ्तार को 1 सेकंड भी आगे या पीछे ले जा पाएं, तो हम ऐसे परिणामों के साक्षी हो सकते हैं जो हमारी रफ्तार पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। यही एकमात्र कुंजी है समय के ताने बाने को समझने की और उसे उसकी रफ्तार पर देखने की भी, जिससे न केवल हम अपने टाइम जोन को देख पाएंगे बल्कि अन्य टाइम जोन्स में स्थित उनके टाइम सर्कल्स में सफ़र कर रहे परिणामों को देखने के काबिल हो पाएंगे। हमने बहुत सी थ्योरी सुनी है जिनमें भविष्य में जाने का ज़्यादा जिक्र है, जबकि भूतकाल में जाने का नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भूतकाल विरोधाभास लेकर आता है। मान लीजिए आप भूतकाल में जाकर अपने पेरेंट्स की शादी को रोक देते हैं, तो आपका वर्तमान में वजूद ही नहीं रहेगा।
और अगर वजूद ही नहीं है तो आप भूतकाल में कैसे पहुंचे? ऐसे विरोधाभासों की वजह से भूतकाल में जाना नामुमकिन सा लगता है। परंतु क्या हो जब आप भूतकाल में तो जा पाएं परंतु उसे बदल ना पाएं, और ऐसा मुमकिन है इन्फिनिटी एनर्जी से। क्योंकि कोई भी परिणाम जीवित या मृत कई सारी इंफॉर्मेशन के समूह से निर्मित हुआ है, जिन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कहते हैं। प्राइमरी इंफॉर्मेशन जहां एक परिणाम की समय की रफ्तार निश्चित करती है, वहीं सेकेंडरी इंफॉर्मेशन अपनी प्राइमरी इंफॉर्मेशन के लिए उसके रास्ते का निर्धारण करती है। हर एक परिणाम को अपने जीवन काल में कई सारे इवेंट्स पास करने होते हैं। एक इवेंट को सफलतापूर्वक पास करने के लिए सेकेंडरी इंफॉर्मेशन या सहायक ऊर्जा आने वाले इवेंट से मिलने वाली ऊर्जा की तीव्रता के मुताबिक अपनी तीव्रता को बढ़ाती है, जिससे कि इवेंट की ऊर्जा को संपूर्ण रूप से किसी इच्छित फल में परिवर्तित किया जा सके। परंतु हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ इवेंट्स इतनी तीव्र ऊर्जा लिए होते हैं जिससे कि गुजरते वक्त किसी परिणाम की प्राइमरी इंफॉर्मेशन की कुछ इंफॉर्मेशन टूट जाती है, और इसी से हमें किसी दुख का एहसास भी होता है। ऐसी टूटती हुई इंफॉर्मेशन में पहले से मौजूद सेल्स भी टूटते हैं। सेकेंडरी इंफॉर्मेशन इस अब गैर जरूरी टूटी हुई इंफॉर्मेशन में मौजूद ऊर्जा को रिहा करने लगती है, जिससे कि एक नई इंफॉर्मेशन का निर्माण किया जाए जो पहले से और भी मजबूत हो और आगे आने वाले ऐसे ही इवेंट्स का सामना कर सके। परंतु कुछ ऊर्जाएं प्राइमरी इंफॉर्मेशन को छोड़ना ही नहीं चाहती, बल्कि वो उसी इवेंट पर ही वापस जाना चाहती हैं जिसने उसे तोड़ा था, ताकि अपने लिए किसी मनचाहे फल को प्राप्त कर सके, और फलस्वरूप वो ताउम्र उस परिणाम के साथ घिसटती रहती है। ऐसी ऊर्जाओं को फॉरबिडन एनर्जी कहते हैं। परंतु जब वही परिणाम अपने अंतिम अस्तित्व यानी मृत्यु को प्राप्त होता है, तो सारी ऊर्जा दूसरे किसी परिणाम में तब्दील होकर अपना सफर पुनः शुरू कर देती है, सिवाय फॉरबिडन एनर्जी के। यह ऊर्जा उसी रास्ते पर लौट आती है जिस पर भूतकाल में वह इवेंट हुआ था, और एक अनंत ऊर्जा या इन्फिनिटी एनर्जी के रूप में निरंतर उसी रास्ते पर सफर करती रहती है। इन्फिनिटी और प्राइमरी व सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के बारे में और जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। इन्फिनिटी क्योंकि भूतकाल में कैद एक फॉरबिडन एनर्जी होती है, और सिर्फ एक रास्ते और एक ऐसे इवेंट की भूख लिए जो शायद कभी नहीं होगा के सिवाय कुछ नहीं होता। समय के नियम के मुताबिक कोई भी परिणाम हमेशा आगे ही बढ़ता है, तो जो ऊर्जाएं भूतकाल में कैद हो चुकी होती हैं वे अब कभी आज़ाद नहीं हो सकती, और अपनी आज़ादी के लिए वे ऐसे वर्तमान में सफ़र कर रहे परिणाम की तलाश में रहती हैं जिसकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन की जटिल संरचना उनसे मिलती हो, और वो ऐसे ही किसी समान इवेंट की ओर बढ़ रहा हो जैसा इन्फिनिटी चाहती है। अपनी आज़ादी के खातिर इन्फिनिटी उस परिणाम से जुड़ जाती है। इन्फिनिटी की मौजूदगी में वह परिणाम उस भूतकालीन रास्ते को साक्षात देख सकता है, वह उसे महसूस भी कर सकता है। सीधे सीधे शब्दों में वह भूतकाल में घटे उस रास्ते से गुजरे हर परिणाम, वस्तु, समय वह उस इवेंट को घटता हुआ देख सकता है। वर्तमान में वह रास्ता मौजूद नहीं है, परंतु उस ऊर्जा में बसी उस वक्त की काल्पनिक छवि की वजह से वह हूबहू नजर आता है, जिसे इमेजिनरी इंफॉर्मेशन कहते हैं। इन्फिनिटी सिर्फ उन्हीं परिणामों को चुनती है जिनकी इंफॉर्मेशन उनसे मिलती हो। दूसरी ओर हमारी पाथ इंफॉर्मेशन इंडेक्स भी हमारी इंफॉर्मेशन को जहां तक हो छुपा कर ही रखती है, जिससे किसी इन्फिनिटी से बचाया जा सके, क्योंकि कोई इन्फिनिटी किसी परिणाम को आसानी से उसके रास्ते से भटका सकती है। परंतु अगर हम अपनी पाथ इंफॉर्मेशन इंडेक्स की ऊर्जा व आसपास मौजूद किसी इन्फिनिटी के बीच संचारों को समझ पाएं, तो अपनी प्राइमरी इंफॉर्मेशन को बदले बिना हम उस इन्फिनिटी से जुड़ सकते हैं और आसानी से उसके रास्ते को देख सकते हैं। ऐसी अरबों खरबों इन्फिनिटीज भूतकाल में कैद हैं, और उनमें बसी हैं वे जानकारियां जो सिर्फ शब्दों में बयां की गई हैं, ना कि प्रत्यक्षता के आधार पर। अपनी सहायक ऊर्जा की मदद से अगर हम किसी तरह उनके और हमारी ऊर्जा के बीच के संचार को समझ पाएं, तो हम उन्हीं शब्दों की सत्यता के आधार पर वास्तविकता की तुलना कर सकते हैं, और यही भूतकाल में जाने का सच है, बिना किसी विरोधाभास के। इस तरह से पास में जाने पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि समय पहले ही आगे आ चुका है। तो जो हम देख रहे हैं वह एक कैद ऊर्जा है, और उसी ऊर्जा की उस रास्ते पर एक काल्पनिक छवि मात्र को ही देख रहे हैं, जिसका कोई वजूद ही नहीं, और जिसका वजूद नहीं उसमें परिवर्तन कैसा।